के विद्यार्थियों, महाप्रज्ञा कॉलेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में प्रोग्रामिंग पाठशाला के सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के 19वें एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट को जब पढ़ेंगे, इसके साथ कुछ एसोसिएट होने वाले, इसके साथ प्रयोग होने वाले कुछ और कीवर्ड है। जैसे स्विच हो गया, एक यूज होगा केस, एक होगा ब्रेक और फिर एक होगा डिफ़ॉल्ट। ठीक है ना। इसके साथ ये सब चीज़ें एसोसिएट होते हैं। स्विच भी एक प्रकार का मल्टीवे ब्रांचिंग है, मल्टीवे डिसीजन मेकिंग की एक प्रोग्रामिंग कंसेप्ट है। इसके थ्रू जब अपने पास निर्णय लेने के लिए एक से ज़्यादा कंडीशन होके गुजरना होता है और उसमें से कोई एक निर्णय पर अपन पहुंचते हैं, तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और यूँ देखा जाए तो जो आपने एल शिफ्ट लैडर देखा, लगभग वैसे ही है लेकिन वैसे नहीं है। जो ये स्विच है वो लगभग वैसे ही है लेकिन वैसे नहीं है। जो काम हम एल शिफ्ट लैडर में कर रहे थे उसको हम स्विच के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट है। इसमें एक से ज़्यादा अल्टरनेटिव होते हैं, उसमें भी होते हैं। तो ये जो एक से ज़्यादा जब अल्टरनेटिव्स होते हैं, उसमें से किसी एक अल्टरनेट को अपने को सेलेक्ट करना होता है। और इसके लिए जो बिल्ट इन मल्टीवे डिसीजन स्टेटमेंट की हम बात कर रहे हैं वो स्विच है। और स्विच स्टेटमेंट जो है, जो भी वेरिएबल के अंदर वैल्यू दी गई है उसका टेस्टिंग करता है, अर्थात जो केस का जो वैल्यू है उसके साथ इसे मैचिंग करता है। और मैचिंग करने के बाद जो भी केस उसके साथ एसोसिएट होता है, मैच होता है, उस वाले केस की जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट करता है। और अंत में ब्रेक स्टेटमेंट होता है केस के, तो वैसे ही उसी केस से वो बाहर आ जाता है। इसे लिखने की जो तरीका है, जो जनरल उसका आउटलुक है ना, जो उसका जो एक स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार से है। मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, आप इसे ध्यान से समझिए। स्विच से शुरू होगा और यहीं पर केस की वैल्यू या एक्सप्रेशन कंडीशन दिया हुआ होगा। यहाँ इसकी अंत होता है और डिफ़ॉल्ट ऐसे कॉलन लगता है और फिर जो भी स्टेटमेंट यहाँ पर लिखना होता है और ब्रेक, ये स्विच यहीं पर ख़त्म होता है। ठीक है ना। अब इसके अंदर जो भी हम केस ब्लॉक का निर्माण करेंगे, अगर उसमें से कोई भी केस ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होता है तो उस केस में डिफ़ॉल्ट का काम होता है। तो देखिए, केस सपोज करो 1 और फिर इस केस का निर्माण हो जाएगा और फिर यहीं पर ब्रेक सेमीकोलन। ठीक वैसे ही फिर एक केस ब्लॉक का निर्माण होगा 2, वो इस एक्सप्रेशन के साथ मैच होगा, क्योंकि ये केवल और केवल इंटीग्रल जो वैल्यू है उसके साथ ही काम करता है। जो भी इंटीजर वैल्यू से, इंटीजर या कैरेक्टर कांस्टेंट जो होता है, क्योंकि कैरेक्टर कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो आस्की कोड के अनुसार इंटीजर ही होता है, तो इसलिए वो इसको सपोर्ट करता है। तो ये एक्सप्रेशन के अंदर जो हम कांस्टेंट मतलब जो कांस्टेंट एक्सप्रेशन या कोई कांस्टेंट वैल्यू देते हैं वो लगभग इंटीजर या फिर कैरेक्टर ही होता है। इसमें कोई फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू नहीं होते हैं। आप इस चीज़ का पूरा ध्यान रखें। तो जितना केस की आपको ज़रूरत पड़ेगी उतना केस का निर्माण करेंगे। ठीक है ना। केस 3, ये हर केस का लेवल के बाद जो है कोलन का साइन आता है। ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया था कि जो ब्रेक है, ये ब्रेक से क्या होता है कि स्विच में से प्रोग्राम का जो फ्लो है ना, ये जो स्विच का जो ब्लॉक है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट एनकाउंटर होता है, ये क्या करता है, इट ब्रिंग्स द फ्लो ऑफ प्रोग्राम आउट ऑफ द स्विच, है ना।
स्विच के बाहर लाने का काम करता है। तो ये जैसे ही ब्रेक होगा वो क्या करेगा, प्रोग्राम की फ्लो को सीधा बाहर ले आएगा, ठीक है ना। तो जो भी एक्सप्रेशन हम इसके अंदर लिखे हैं, ठीक है ना, इसके जो भी इंटीजर या कैरेक्टर कांस्टेंट है वो इसके साथ मैच होगा। ये लेबल है, इसके साथ क्या होगा, मैच होगा। अगर ये मैंने 3 केस का निर्माण किया है, ये 3 में से कोई भी एक केस ट्रू नहीं होता है, तो उस केस में फिर डिफ़ॉल्ट वाला जो केस है वो एग्जीक्यूट होगा और फिर ब्रेक स्टेटमेंट से प्रोग्राम का फ्लो ऐसे बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। ये स्विच स्टेटमेंट है और उसके साथ जो भी एसोसिएटेड केस ब्लॉक है, एक्सप्रेशन में जो कांस्टेंट हमने डिफाइन किया है, तो उस कांस्टेंट के आधार पर कौन सा केस ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा वो तय होता है। अगर इसमें से कोई भी केस ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होता है तो फिर डिफ़ॉल्ट वाला होता है। डिफ़ॉल्ट आपके लिए ऑप्शनल है, आप चाहे तो डिफ़ॉल्ट का यूज़ करें, चाहे तो नहीं करें, लेकिन मैं निजी तौर पर आपको कहूँगा कि आपको स्विच केस के अंदर डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट का इस्तेमाल करना चाहिए। तो जैसे ही हम ईफ का भी नेस्टिंग करते हैं वैसे ही स्विच का भी नेस्टिंग संभव है, ठीक है। तो जो मैंने एक्सप्रेशन की बात आपको बताया, ये आपको समझ में आ गया होगा। वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3 ये कुछ भी हो सकते हैं और ये जो कांस्टेंट एक्सप्रेशन है यही केस के लेवल के रूप में जाने जाते हैं, यही केस के लेवल होते हैं और ये यूनिक होना चाहिए, है ना। यहाँ पर जो नया चीज़ है मैं आपको बताऊँ, ये यूनिक होना चाहिए। यहीं ये 1 आ गया तो ऐसा नहीं कि यहीं पर भी 1 आ जाएगा, यहीं पर भी 1 आ जाएगा, ऐसा नहीं है। ये 1 है तो ये 2 होगा, ये 3 होगा। तो इनकी जो वैल्यू है, केस का जो लेवल है वो यूनिक होता है ना। इसका कुछ रूल्स है। जो केस का लेवल है, केस लेवल मस्ट बी यूनिक, है ना, यूनिक होना चाहिए, डुप्लीकेट नहीं होगा। और ब्रेक क्या करता है, प्रोग्राम की फ्लो को बाहर ले आता है। और डिफ़ॉल्ट क्या होता है, ये ऑप्शनल है, ठीक है ना, आप चाहे तो इसको लिखें, लेकिन ये एडवाइस्ड है कि आप इसको लिखें। और जब कोई भी केस ब्लॉक इवोल्यूट नहीं होता है तो उस केस में, है ना, मतलब यूँ कहा जाए तो फॉल्स को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, ठीक है, इस ब्लॉक का इस्तेमाल होता है। अगर कोई भी केस एग्जीक्यूट नहीं होता है उस केस में आप डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट जो लिखे हैं वो एग्जीक्यूट होगा। ब्रेक स्टेटमेंट भी ऑप्शनल है, लेकिन अगर ब्रेक का स्टेटमेंट अगर आप नहीं लिखते हैं तो ये सभी के सभी ब्लॉक आपका एग्जीक्यूट होगा। भले ही प्रोग्राम का फ्लो यहीं पर आ रहा है और यही कंडीशन चेक हो रहा है, ये ट्रू हो रहा है, लेकिन ये भी इवोल्यूट होगा, ये भी इवोल्यूट होगा। तो मैं आपको यही कहूँगा कि केस का लेवल डिफाइन किया, जो भी आपको कोड लिखने, कोड आपने लिखा और कोड के अंत में लास्ट में ब्रेक स्टेटमेंट आप जरूर लिखें, ठीक है ना। नहीं लिखेंगे तो क्या प्रॉब्लम होगा, मैंने आपको ये बातें बता दी है। तो ये भी आपको पता चल गया कि जो स्विच है वो इस कर्ली ब्रेसेस से ही शुरू होते हैं और इस कर्ली ब्रेसेस से ख़त्म होते हैं। तो कर्ली ब्रेसेस के अंदर होते हैं और जो लेवल होते हैं वो कोलन साइन के साथ इसका अंत होता है ना। हर जो केस है उसकी जो केस का लेवल है वो कोलन साइन के साथ चलता है, ठीक है। तो जो भी केस के अंदर लेबल लगाया गया है, ऊपर का जो एक्सप्रेशन लिखा है उसके साथ वो कंपेयर होगा। अगर कंपेयर होने पर जो भी केस वैल्यू, मतलब केस का लेवल उसके साथ मैच करता है, वही एसोसिएटेड केस ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। और इसका जो फ्लो चार्ट डायग्राम है उसको हम बना के देख लेते हैं तो अपने लिए क्या रहेगा, थोड़ा सा आसान रहेगा, क्योंकि फ्लो चार्ट को मैंने आपको पहली क्लास में बताया था, इसे समझना काफ़ी आसान होता है, ठीक है ना। तो प्रोग्राम का फ्लो जैसे यहीं आ रहा है, ये आपका स्विच है, यहीं पर आपका एक्सप्रेशन चेक हो रहा है और फिर इस स्विच के बाद ये एक्सप्रेशन 1 है, ऐसे ही ये एक्सप्रेशन 2 है, ये एक्सप्रेशन 3 है। तो ऐसे ही कितने भी आप केस का निर्माण कर सकते हैं, जितना आपका रिक्वायरमेंट है। नहीं हुए तो लास्ट में ये
डिफ़ॉल्ट है ना, या तो ये एग्जीक्यूट होगा या ये एग्जीक्यूट होगा या एग्जीक्यूट होगा या ये जो है आपके केस है वो एग्जीक्यूट होंगे, नहीं है तो फिर डिफ़ॉल्ट वाला जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा। तो यहीं पर आपने जो भी स्टेटमेंट लिखे होंगे वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। इसके साथ जो भी केस के साथ एसोसिएटेड स्टेटमेंट होंगे वो सब यहीं पर एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है, तो सेम डिफ़ॉल्ट के साथ भी अगर कुछ लिखा होगा तो भी वो यहीं पर एग्जीक्यूट हो जाएगा और प्रोग्राम का फ्लो को बाहर ले आएगा। देखिए यहीं से ठीक है, ये डिफ़ॉल्ट का है, ये केस 1 का है, ये केस 2 का है स्टेटमेंट और ये केस 3 का स्टेटमेंट है। ठीक है, और भी अगर आप चाहे तो यहीं पर वो उन सारे केस का निर्माण आप कर सकते हैं। तो ये आपका ब्लॉक 1 है, ये आपका ब्लॉक 2 है, ये आपका ब्लॉक 3 है, और भी n ब्लॉक अगर आप डिफाइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और उसके बाद लास्ट में जो प्रोग्राम का फ्लो है वो यहीं से बाहर आ जाएगा। तो देखिए ये स्विच है, ये आपका एंट्री पॉइंट है ना, यहाँ से प्रोग्राम का फ्लो आया, स्विच के अंदर केस का चेक हुआ कि कौन सा केस जो एक्सप्रेशन इसके अंदर दिया हुआ है, जो एक्सप्रेशन इसके अंदर दिया हुआ है वो चेक हुआ कि कौन सा केस ट्रू हो रहा है। अगर 1 हो रहा है तो 1 होगा, 2 हो रहा है, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, ये EXP1 है ना, 1 वाला केस होगा तो ये होते हुए प्रोग्राम का फ्लो सीधा यहीं आ जाएगा। 2 का होता है तो इसके यहीं होते हुए, ठीक है ना, प्रोग्राम का फ्लो यहीं बाहर आ जाएगा। 3 का होता है तो इसके यहीं होते हुए ये आ जाएगा। और फिर n का होगा तो ये इस तरीके से क्या रहेंगे, ये इस तरीके से कनेक्टेड रहेंगे। ठीक है ना, ये आउट है, आउट ऑफ स्विच। ठीक है ना, तो ये उसका फ्लो डायग्राम है और वो उसका टेम्पलेट है जिस तरीके से अपन इसे मेंशन करते हैं। मैंने आप सभी को ये चीज़ें बताया। तो अब इसके साथ एक छोटा सा प्रोग्राम देखते हैं जिससे हम इसको समझने में, है ना, हमारे लिए इसको समझना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो मैं एक छोटा सा प्रोग्राम बना रहा हूँ, आप इसको समझने की कोशिश करें। देखिए मेरी पूरी कोशिश रहती है, सी तो आपने बहुत पढ़े होंगे या पढ़ेंगे भी, लेकिन इसे कितनी सिंप्लीफाइड वे में मैं आपको बता सकता हूँ, ये मेरी पूरी की पूरी कोशिश है। ठीक है ना, तो जो हमने पहले प्रोग्राम किया था उसी प्रोग्राम को ही इसके अंदर करेंगे। लेकिन इसमें मैंने ये कंसेप्ट लेके आया है कि संडे से लेके, है ना, मंडे से लेके संडे तक, है ना, मंडे 1 इंडेक्स और संडे का जो है 7 इंडेक्स, इस तरीके से शुरू करें। और यूज़र जो है वीकली इंडेक्स इनपुट करेगा 1 से लेके 7 के बीच में, और फिर केस के अंदर वो मेंशन रहेगी कि जो भी केस होगा, 1 होगा तो 1 में संडे, 2 होगा तो 2 में मंडे, 3 होगा तो 3 में ट्यूसडे, इस तरीके से करके इस केस का अपन निर्माण करेंगे और ये एग्जीक्यूट होगा। अगर 1 से लेके 7 के बीच में वैल्यू नहीं देते, जो वैल्यू है, ठीक है ना, अब हमने वैल्यू का निर्माण जो है 1 से लेके 7 के बीच में है, अगर 1 से लेके 7 के बीच में नहीं है तो फिर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, है ना। जैसे सपोज करो किसी ने 8 इनपुट कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो इसके लिए क्या होगा, जो डिफ़ॉल्ट वाला ब्लॉक है ना, जो डिफ़ॉल्ट वाला ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। क्लियर? चलिए
अब वो इसका प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, वॉइड मेन ये तो आपको पता है। ठीक है ना, यहीं से प्रोग्राम शुरू होगा और वीकली इंडेक्स नाम से एक इंटीजर आप ले लेंगे, इंटीजर वीकली इंडेक्स इक्वल टू 0, मैंने डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दिया, और CLR SCR, ठीक है ना, स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। और इस जो वीकली इंडेक्स की वैल्यू है उसको हम क्या करें, इनपुट करा देवे। तो यहाँ लिखें /n एंटर वीकली इंडेक्स, डन, एंटर वीकली इंडेक्स। वीकली इंडेक्स इनपुट के लिए मैसेज दे दिए। फिर यहाँ क्या लिखेंगे, scanf %d और फिर एड्रेस ऑफ वीकली इंडेक्स, सेमीकोलन लगा दी, और फिर स्विच लिखेंगे। क्या लिखेंगे, स्विच, स्विच WI, यहीं से स्विच शुरू होगा। और फिर इसके अंदर केस ब्लॉक को डिफाइन करेंगे, केस डिफाइन करेंगे, केस 1 इक्वल टू संडे है तो संडे ले लेंगे, है ना। अगर 1 इक्वल टू मंडे मानते हैं, ठीक है ना, हमने माना कि 1 इक्वल्स टू मंडे, ये आपके ऊपर है, तो फिर 7 इक्वल टू संडे होगा, है ना, ये हमने माना। तो इसके अनुसार करें तो यहाँ क्या लिखेंगे, printf /n मंडे, ठीक है, और BREA के ब्रेक, फिर केस 2 printf /n ट्यूसडे, और फिर ब्रेक। इस तरीके से करके आप 7 तक चलेंगे, ठीक है ना। 1 2 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 6 और 7 के लिए मैं लिख देता हूँ केस 7 इक्वल टू, फिर printf /n क्या लिखूँ, संडे, डन। और फिर ब्रेक हो जाएगी, क्लियर। उसके बाद जब ब्रेक हो गया, उसके बाद कौन सी ब्लॉक आ रहा है, डिफ़ॉल्ट वाला ब्लॉक आ रहा है, तो मैं लिखूंगा डिफ़ॉल्ट और कोलन लगा देंगे, printf /n your input is out of range, ये यूजर को मैसेज मिल जाएगा। और फिर ब्रेक से बाहर आ जाएंगे। तो स्विच यहीं आपने दिया था, ठीक है, और फिर मैं स्विच को यहीं क्लोज कर दूंगा। वॉइड मेन यहीं से शुरू हुआ था, उसके बाद गेट ch और ये वॉइड मेन यहीं से शुरू, और ये वॉइड मेन का क्लोज यहीं पर, ठीक है ना। तो जितना भी केस का निर्माण करना है आप उतना केस निर्माण करें, फिर डिफ़ॉल्ट वाला ब्लॉक को लिखे, डिफ़ॉल्ट वाली जो ब्लॉक है, और लास्ट में ब्रेक लिखना नहीं भूलें। तो अगर 1 इनपुट करूँगा तो मंडे प्रिंट हो जाएगी, 2 इनपुट करने पर ट्यूसडे प्रिंट हो जाएगी, 3 इनपुट करने पर वेंसडे प्रिंट हो जाएगी, 4 इनपुट करने पर थर्सडे प्रिंट हो जाएगी, 5 इनपुट करने पर फ्राइडे प्रिंट हो जाएगी, 6 इनपुट करने पर सैटरडे इनपुट हो जाएगी, और 7 इनपुट करने पर संडे हो जाएगी। और 1 से 7 के बीच में अगर वैल्यू नहीं देते हैं, है ना, 1 से और 7 के बीच में अगर वैल्यू नहीं देते हैं तो फिर जो भी वैल्यू आप देंगे वो डिफ़ॉल्ट वाली केस में जाएगा। आप जब यहाँ लिख रहे हैं ना, यहाँ इसको, इस लाइन को थोड़ा सा मैं डिफाइन कर दूँ, एंटर वीकली इंडेक्स, आप यहाँ पर लिखे 0 1 2
7। तो यूजर को ये पता चल जाएगा मुझे जो वैल्यू इनपुट करनी है क्या है, 1 से लेके 7 के बीच में। लेकिन अब कुछ पागल होते हैं, वो माइनस में वैल्यू इनपुट करेंगे। तो माइनस में वैल्यू इनपुट करेंगे तो क्या होगा, डिफ़ॉल्ट वाली केस में जाएगा। आपको बताया जा रहा है कि 1 से लेके 7 के बीच में वैल्यू इनपुट करो और फिर भी आप गलत वैल्यू इनपुट करो, तो इसका तो कोई उपाय नहीं है। आप पहले यूजर को बता देवे कि आपको 1 से लेके 7 के बीच में ही वैल्यू इनपुट करनी है, तो उसके बाद में उसकी मर्जी वो क्या करना चाहता है। तो ये तो था स्विच जो ब्लॉक था उसके ऊपर मैंने पूरा का पूरा डेमोन्स्ट्रेशन। लेकिन फिर भी जब हम स्विच स्टेटमेंट की बात करते हैं तो उसके कुछ रूल्स होते हैं। वो रूल्स किस प्रकार से एग्जीक्यूट होते हैं, वो रूल्स किस प्रकार से डिफाइन की गई है, इसको थोड़ा सा अपन समझते हैं। और तो क्या होगा कि हम कहीं पर भी कभी भी नहीं अटकेंगे। स्विच एक्सप्रेशन जो है उसके अंदर इंटीजर वैल्यू ही होने चाहिए या फिर कैरेक्टर कांस्टेंट ही होने चाहिए। आपको पता है कैरेक्टर कांस्टेंट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कैरेक्टर के जो आस्की वैल्यू है वो इंटीजर का ही वैल्यू है। जैसे ए का वैल्यू क्या है 65, तो 65 क्या है इंटीजर की रेंज में आता है, इसलिए ये इंटीजर और कैरेक्टर दोनों के साथ काम कर सकता है। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के साथ ये काम नहीं करेगा। तो इसके जो कांस्टेंट्स होंगे, ठीक है ना, या जो भी कांस्टेंट एक्सप्रेशन होंगे या तो इंटीजर में होंगे या तो कैरेक्टर में होंगे, ठीक है। तो केस लेवल हमेशा यूनिक होना चाहिए और सेमीकोलन से एंड होना चाहिए। मैंने आपको बताया ना कि केस लेवल यही 1 बता दिया, तो फिर दूसरी जगह पर आप 1 नहीं लिखेंगे, दूसरी जगह पर 2 होगा, 3 होगा, इस तरीके से एंड तक चलेगा। केस लेवल मस्ट बी यूनिक एंड एंड विथ सेमीकोलन, एंड विथ कोलन, ठीक है ना, कोलन के साथ एंड होता है। और ब्रेक स्टेटमेंट ऑप्शनल है, लेकिन और ये ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, प्रोग्राम की फ्लो को बाहर लेके आ जाता है, स्विच की ब्लॉक से बाहर लेके आ जाता है। आपको ब्रेक स्टेटमेंट केस ब्लॉक के लास्ट में लिखना चाहिए। अगर नहीं लिखते हैं तो फिर आपके सभी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। मैंने आपको पहले बताया। डिफॉल्ट लेवल भी ऑप्शनल है, आप चाहे तो लिखे चाहे तो नहीं लिखे, लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप डिफॉल्ट ब्लॉक को भी मेंशन करें। इट इज एडवाइज टू मेंशन डिफॉल्ट ब्लॉक इनसाइड द स्विच केस, ठीक है ना। और जैसे ही ईफ के अंदर ईफ लिखा जा सकता है वैसे ही स्विच का भी नेस्टिंग संभव है, आप स्विच के साथ भी नेस्टिंग कर सकते हैं। तो ये जो मल्टीवे सिलेक्शन स्टेटमेंट है जिसके अंदर हम स्विच को पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, ये कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। और स्विच के अंदर स्विच के अंदर स्विच ऐसे चले तो ये कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। तो जब भी कॉम्प्लेक्स हो तो कुछ अटेंशन की जरूरत पड़ेगी। अटेंशन अगर नहीं रखेंगे, अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो क्या होगा कि आपके द्वारा लिखे गए कोड को कभी आप भी नहीं समझ सकते, या किसी दूसरे को अगर वो कोड दिया जाए तो वो भी नहीं समझ सकता। मतलब रीडर को कोड की रीडेबिलिटी होनी चाहिए, उसकी कोड को पढ़कर समझने की आदत होनी चाहिए कि वो आसानी से समझ सके। अगर वो नहीं समझ पा रहा है तो मल्टीवे सिलेक्शन स्टेटमेंट को आपने कॉम्प्लेक्स तरीके से उसको मेंशन कर दिया तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो लॉजिक को आसानी से समझना चाहिए। इसके लिए क्या करें कि आपके द्वारा लिखे गए कोड को कोई आसानी से समझ सकता है, इसके लिए क्या करें, क्या पॉजिटिव स्टेटमेंट का इस्तेमाल करें और जो भी लॉजिक है उसको, इसकी जो एक्सप्रेशन है उसको सिंपल से सिंपल करने की कोशिश करें। और जो भी प्रोबेबल कंडीशन है, जो मोस्ट प्रोबेबल कंडीशन है उसको पहले मेंशन करें, ठीक है ना। और इंडेंट्स, जो इंडेंटेशन है वो प्रॉपर होना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा ना, मैंने इंडेंटेशन कैसे मेंटेन किया हुआ है, यहाँ मैंने कर्ली ब्रेसेस लगाया तो उसके कुछ स्पेस छोड़ के मैंने लिखा, तो वो ये बिल्कुल साफ पता चल रहा है ये केस 1 है, ये केस 2 है, केस 3 है, केस फ्लो है, और ये यहीं पर मैंने शुरू किया तो ठीक इसकी बराबर पे ही मैंने इसका एंड किया। अब इसमें भी देखिए वॉइड में यहीं से शुरू हुआ उसके बाद में स्टेटमेंट लिखे, तो जैसे ही स्विच आया तो स्विच के बाद में फिर स्पेस आके फिर केस आ रहा है और ये इस तरीके से चल रहा है, और जब खत्म हो रहा है ऐसे हो रहा है और फिर मेन का अंत हो रहा है। ये इंटेंशन है, इस इंटेंशन को आपको मेंटेन करके रखना चाहिए और आपको डिफ़ॉल्ट क्लॉज को मेंशन करने की हैबिट भी अपने अंदर बनाने चाहिए। तो मैंने आपको कहा कि ये एलसीबी लैडर का रिप्लेसमेंट है। तो एलसीबी लैडर और स्विच दोनों में अंतर क्या है? दोनों में जो मुख्य अंतर है, स्विच के अंदर केवल और केवल इंटीजर वैल्यू जाएंगे और इक्वलिटी का जो कंडीशन है उसी की जांच होती है, ठीक है ना। इसमें ग्रेटर देन लेस देन ये वाले नहीं चलते, इक्वलिटी का जो कंडीशन है वही चलता है। लेकिन ईफ के अंदर लॉजिकल एक्सप्रेशन और रिलेशनल एक्सप्रेशन साथ में जो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है, जो रियल वैल्यू है, वो भी उनके साथ यूज किए जा सकते हैं, ठीक है ना। और केस कांस्टेंट जो है वो सेम नहीं होना चाहिए, ठीक है, और ये यूनिक होना चाहिए, लेकिन ईफ के अंदर ऐसा नहीं है। और ब्रेक स्टेटमेंट हम
स्विच के अंदर यूज करते हैं, और प्रोग्राम की जो केस का ब्लॉक है उससे बाहर आने के लिए, स्विच से बाहर आने के लिए। लेकिन इफ के अंदर इसका यूज नहीं किया जाता है, कर्ली ब्रेसेस से ही वो बाहर आ जाते हैं। एंटर किससे होते हैं? ओपन कर्ली ब्रेसेस से, और बाहर किससे होंगे? क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस से। जो भी एलसी ब्लेडर के साथ एसोसिएटेड कर्ली ब्रेसेस है उसी के अनुसार वो चलेंगे। ठीक है, ये था आपका स्विच स्टेटमेंट। उम्मीद है कि आप इसका पूरा आनंद लेंगे और अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।